तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज द एयर पोल्यूशन काज ग्रीन हाउस इफेक्ट, मीन्स हाउ डज एयर पोल्यूशन काजेज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन इज अराइजेज कि व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, कि ग्रीन हाउस इफेक्ट ही क्या है। तो देखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट ये होता है कि जब हमारे एटमॉस्फेयर में सूरज की रोशनी इंटर करती है तो दिन के समय में वो हमारे अर्थ को क्या करती है, गर्म करती है। और जब रात के समय में जब हमारा सूरज का एक हिस्सा अंधेरे भाग में चला जाता है और दूसरा हिस्सा सूरज के एक्सपोजर्स में होता है, तो जो अंधेरे भाग वाला हिस्सा होता है दिन के समय में जितनी रोशनी एब्जॉर्ब किया होता है वो उसको धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में यानी स्पेस में क्या कर देता है, रिलीज़ कर देता है, जिसकी वजह से अंधेरे वाले भाग का जो हिस्सा क्या होता है, रात तक आते आते ठंडा हो जाता है। और इस प्रकार से सूरज के लगातार घूमते रहने की वजह से उसका एक हिस्सा गर्म होता रहता है, दूसरा हिस्सा ठंडा होता रहता है, और जिसकी वजह से अर्थ जो है अपने एटमॉस्फेयर को क्या करता है, मेंटेन करता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होती है, तो यही हमने आपको बस समझाने की कोशिश इस डायग्राम से मदद ली है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हम बनाए हैं अर्थ उस ज़माने का जब उस ज़माने में मोटर व्हीकल्स नहीं हुआ करते थे, तो हमारे एटमॉस्फेयर में किसी प्रकार का धुआं नहीं होता, केवल बादल ही होते थे जो बहुत हल्के फुल्के होते थे। तो जब सूरज की रोशनी की तेज रोशनी जो हमारे अर्थ पर पड़ती थी तो हमारे अर्थ को क्या कर देती, गर्म करती थी, और रात के समय में वो उन्हीं रोशनी को रिफ्लेक्ट कर देती थी स्पेस में, जिसकी वजह से हमारी अर्थ क्या ठंडी हो जाती थी। अब होता ये है कि आज के समय के एटमॉस्फेयर में हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर के एक मोटा सा लेयर अपने एटमॉस्फेयर पर लगा दिया है। तो जिसकी वजह से जब सूरज की रोशनी हाई रेडिएशन होने की वजह से इंटर तो कर जाती है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, तो वो इंटर तो कर जाती है, लेकिन जब वो रात के समय में रिटर्न एटमॉस्फेयर में रिटर्न होना चाहती है, तब वो जब जाती है तो वो इन्हीं एटमॉस्फेयर से टकरा करके रिटर्न आ जाती है, टकरा करके रिटर्न आ जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो अर्थ की जो हीट एनर्जी है वो ठंडी नहीं हो पाती और वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, गर्म हो रही है। तो सूरज की रोशनी एटमॉस्फेयर में न जाकर के रिटर्न होकर के आपके अर्थ पर ही आना और आपके अर्थ का एवरेज टेम्परेचर को लगातार इंक्रीज करना, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, ग्लोबल वार्मिंग। और इस फेनोमेना को कि जो सूरज की रोशनी को जो ये मैकेनिज्म जो रोके हुए है, इस फेनोमेना को हम लोग कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो हमें बताया है कि व्हेन अर्थ्स एटमॉस्फेयर trap solar radiation because of carbon dioxide, nitrous oxide, water vapor and methane and CFC is called greenhouse effect। अब क्वेश्चन ये है कि इसका नाम ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों रखा गया। इसका नाम ग्रीन हाउस इफेक्ट इस नाते रखा गया है क्योंकि आप लंदन में कभी जाना मौका मिले तो जाइएगा, तो लंदन में ठंडियों में जो उसका टेम्परेचर होता है वो 10 डिग्री मैंने -4 डिग्री से भी नीचे चला जाता है, और ऐसे समय में वहाँ पे खाने पीने की बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो वो लोग क्या किए हुए हैं, वो लोग एक घर बनाए हैं, एक शीशे का घर बनाए हुए हैं। किसका घर बनाए हुए, शीशे का। और वो शीशा कैसा है, काला है, पूरा का पूरा वो हट ही शीशे का होता है। और वो सभी लोग उस घर के अंदर सब्जी की खेती करते हैं। क्या करते हैं, सब्जी की खेती करते हैं। तो होता यह है कि जब ये पूरा शीशे का बना है तो ये क्या करता है, दिन के समय में जितनी हीट एनर्जी पाता है, चूंकि शीशा काला है तो वो एब्जॉर्ब करके अंदर भेज देता है। और यहाँ पर मिट्टी में लटका के क्यारियों के रूप में क्या किया, खेती की जाती है, वेजिटेबल्स ग्रो किए जाते हैं। तो जब ये ठंडा, जब ये रात के समय जाता है तो जो हीट एनर्जी जब रिटर्न होने की कोशिश करती है तो ये काला शीशा उसको नीचे की तरफ क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से इसके अंदर का टेम्परेचर 13 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच का होता है, 13 to 20 डिग्री सेल्सियस। और बाहर का एटमॉस्फेयर का कितना रहता है, 8 डिग्री सेल्सियस से -4 डिग्री सेल्सियस। अब सोचिए इतना टेम्परेचर डिफरेंस आ जाता है। और ये टेम्परेचर डिफरेंस क्यों हुआ, क्योंकि सूरज की जो रोशनी दिन के समय में एब्जॉर्ब कर लेता है वो रोशनी निकल नहीं पाती है, और इतने टेम्परेचर पे अंदर की सब्जियां बड़े आराम से ग्रो कर जाती हैं और ये अच्छी रहती हैं, सेफ रहती हैं। तो चूंकि यहाँ पे खेती किसकी जाती है, ग्रीन वेजिटेबल्स की, इस नाते उन्होंने इस हाउस का नाम रखा था ग्रीन हाउस। तो चूंकि यही फिनोमेना हमको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, इस नाते इस इफेक्ट को हम लोग क्या नाम देते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट।
हाँ तो स्टूडेंट्स, हम लोगों का अपना अगला टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग। अब क्वेश्चन ये होता है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। देखिए, जैसे ग्लोबल मतलब होता है विश्व, वार्मिंग मतलब होता है गर्मी, यानी पूरे विश्व की गर्मी, यानी पूरे विश्व का टेम्परेचर बढ़ना। तो उसी सिंपल सा एक वर्ड में डिफाइन कर दिया गया है, द कंटिन्यूअस इंक्रीज इन द अर्थ एवरेज टेम्परेचर इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। उसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब क्वेश्चन ये होता है कि जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो उसके नुकसान क्या क्या होंगे। तो इस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो देखिए, सिंपल सी बात है, जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो सबसे पहले अगर हम अपने अर्थ को बनाते हैं तो हमारे अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल पे हम सभी लोगों ने देखा बहुत ज़्यादा आइस जमा हुआ है। यहाँ पर भी आइस जमा हुआ है, यहाँ पर भी आइस जमा हुआ है। तो जब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये आइस क्या हो जाएगा, मेल्ट कर जाएगा। और जब ये आइस मेल्ट कर जाएगा तो हमारे समुद्र का जो लेयर है, साइंटिस्टों ने ये है कि 2025 तक सारे ये पोलर रीजन मेल्ट कर जाएंगे। और जब सारे पोलर रीजन मेल्ट कर जाएंगे तो समुद्र का लेयर 5 मीटर तक ऊपर उठ जाएगा। मतलब मान के लिए कि ऐसी 2 दीवार अपना आप ले लें, तो जब 5 मीटर तक ऊपर उठ जाएगा तो अब सोचिए, अब उतना ज़्यादा समुद्र का लेवल ऊपर उठेगा। और जब उतना ज़्यादा समुद्र का लेवल ऊपर उठेगा तो जितने भी कोस्टलाइन कंट्रीज़ हैं या फिर जितने भी आइलैंड कंट्रीज़ हैं, जैसे आपका मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, अंडमान निकोबार आइलैंड हो गया, मुंबई हो गया, कलकत्ता हो गया, उड़ीसा, केरला, ये सब क्या हो जाएंगे, पूरी तरह से डूब जाएंगे। और जब डूब जाएंगे तो वहाँ के लोगों का मौत तो तय है। और फिर दूसरा है क्लाइमेट रेनफॉल पैटर्न वुड बी चेंज। आप बच्चों ने देखा होगा कि बारिश जो हो रही है वो किस तरह से हो रही है। बारिश कुछ जगह ऐसी हो रही है कि इतनी हो रही है कि बाढ़ आ जा रहा है, और कुछ जगह आज भी ऐसे हो रहे हैं कि जहाँ सूखा पड़ा हुआ है। तो रीज़न क्या है, ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल है, इट इज़ बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। दूसरा है अफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ फूड। और आपने देखा होगा फूड प्रोडक्शन, अब जाहिर सी बात है जिस एरिया में पानी प्रॉपर रूप से गिर रहा है तो वहाँ तो फसल अच्छी हो जाएगी। जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश गिर गई या जहाँ नहीं गिरी, उन दोनों जगहों पे फसलों का प्रोडक्शन नहीं होगा। अब जब नहीं होगा तो क्या होगा ये कि प्राइस रेट सबस्टेंस के क्या होंगे, इंक्रीज कर जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों का अगला टॉपिक है ओजोन लेयर। क्योंकि ओजोन लेयर जब पढ़ेंगे तो हम लोग ये पढ़ेंगे ओजोन लेयर डिप्लेटेशंस क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं ओजोन लेयर क्या होता है। एक्चुअल में ओजोन लेयर जो होता है वो हमारे अर्थ के चारों तरफ पाया जाने वाला एक मोटा गैस का एक लेयर होता है, और वो हम लोगों की सुरक्षा छतरी कहलाती है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा जब आप कड़ी धूप में निकलते तो छाता लेके निकलते तो छाता आपको कड़ी धूप से बचाता है। उसी प्रकार से इस पूरे अर्थ को सूरज की हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज से बचाने के लिए हमारे एटमॉस्फेयर पर एक करीब 50 से 100 किलोमीटर, लगभग 80 किलोमीटर मोटा एक लेयर पाया जाता है। और वो जो गैसों का, जिस गैस से बना होता है वो गैस कौन सी है, ओजोन है। इस नाते इस लेयर का नाम रख दिया गया ओजोन लेयर या ओजोन परत नाम रख दिया गया। तो क्वेश्चन ये होता है ये किस प्रकार से हमारे सूरज से रक्षा करता है, और सूरज से क्यों रक्षा करता है भाई। एक्चुअल में देखिए बच्चों, अगर सूरज की देखा गया है कि अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के कांटेक्ट में आप केवल 1 घंटा रह जाएं तो पहली बात आपकी पूरी स्किन जल जाएगी, और जलने के बाद आपको अगर बच भी गए तो आपको एक विशेष प्रकार की बीमारी हो जाएगी जिसका नाम है ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसा, जिसको हम लोग स्किन कैंसर कहते हैं। और जब ये स्किन कैंसर हो जाएगा तब फिर ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तो सोचिए, लेकिन हम लोग धूप में निकलते तो हम लोगों का ऐसा कुछ होता है नहीं, क्योंकि जब सूरज की हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेस हमारे ओजोन लेयर से टकराती है तो ये ओजोन लेयर उस हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट की सारी रोशनी को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और उससे लो फ्रीक्वेंसी की लाइट ही हमारे अर्थ पर पहुंच पाती है। और उन्हीं से हमारे अर्थ का सोलर सिस्टम क्या चलता है, और उसमें हम लोग अपना बाहरी बच्चे देखिए धूप में भी खेलते हैं, हमारे फसल भी पकती है, कपड़े भी सूखते हैं, एक्सेट्रा। तो अब हम लोगों ने इस पर भी क्या लगा दी, नज़र लगा दिया। अब कैसे, आप लोगों ने देखा होगा जिनके पास बहुत पैसे होते हैं या फिर जिनके पास इकोनॉमिक रूप से बहुत रिचेस्ट होते हैं तो उनको एसी में सोने की आदत है। तो एसी में एक गैस यूज हो जाती है जिसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसको हम लोग CFC कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मतलब इसमें क्लोरीन गैस होगा, फ्लोरीन गैस होगा और कार्बन होगा। यानी यह कार्बन एक ऐसा होगा कि जिसके चारों तरफ से क्लोरीन गैस लगेगी और फ्लोरीन गैस लगेगी, तो इस नाते इसका नाम हो जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब ये इतनी खतरनाक होती है कि ये कमरा तो ठंडा कर देती है, लेकिन जब कमरे
से जब ये आपकी पाइपों से रिस करके एटमॉस्फेयर में जाता है तो इसका एक क्लोरीन एटम, बेटा एक क्लोरीन एटम इस ओजोन के 1,00,000 मॉलिक्यूल को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। और जब 1,00,000 मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय करेगा तो ओजोन लेयर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे पतला हो जाएगा। सोचिए जैसे जैसे ये पतला होगा सूरज की आने वाली रोशनी काफ़ी कड़ी होगी, और जैसे जिस दिन ये पूरा ख़त्म हो जाएगा तो ओजोन लेयर से सीधे सीधे ये रोशनी हमारे अर्थ के ऊपर सीधे पड़ेगी, और जब ये सीधे पड़ेगी तब उस दिन अर्थ पर लाइफ सर्वाइवल पॉसिबल नहीं होगा। तो इसी को कहते हैं ओजोन लेयर डिप्लेटेशन। तो अब डिफिनीशन क्या बनेगी, तो डिफिनीशन आप ये लिख सकते हैं, द डिक्रीज इन ओजोन लेयर by using of CFC called ozone layer depletion। तो इसी फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, ओजोन डिप्लेटेशंस कहते हैं।